हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं हूं अंकिता गोस्वामी और मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं सानिध्य के एपिसोड नंबर 4 के अंदर। लास्ट टाइम हमने जो हमारा एपिसोड नंबर 4 होने वाला था वो ड्यू टू सम वेदर कंडीशंस वो नहीं हो पाया, जिसके लिए हमने रिग्रेट नोट लिख दिया था। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारी सानिध्य सीरीज़ को आगे लेके चलते हैं। तो फ्रेंड जल्दी से कनेक्ट कीजिए हमारे साथ में, और हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे पर्सन से जो कि बहुत सारी मॉडलिटीज़ जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी हैं और एक स्पिरिचुअल पाथ के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा अपना नाम बना रखा है। हम मिलवाने जा रहे हैं आपसे मिस हार्डी लोहार जी को, जो कि बिलोंग करती थी कॉमर्स बैकग्राउंड से, और सडनली उनकी लाइफ में कुछ ऐसा क्लिक हुआ कि वो स्पिरिचुअल पाथ पे निकल गई। अभी फ़िलहाल वो वर्क कर रही हैं एज अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन और हिप्नोसिस। उन्होंने क्लिनिकल हिप्नोसिस की में पूरी स्टडीज़ कर रखी हैं, डिग्री ले रखी हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी से। तो आज हम मिलेंगे उन लेडी से जो कि इस तरह के काम कर रही हैं। तो फ्रेंड्स बहुत जल्दी मैं आपको उनसे इनवाइट करने वाली हूँ, और जब तक हम जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये है हमारी सानिध्य सीरीज जिसमें हम सैटरडे और संडे के दिन आपको रूबरू करवाते हैं कुछ शख्स से, कुछ ऐसी शख्सियत से जो कि अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छी तरह से नाम कमा रही हैं, बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रही हैं, और उनका जो काम है क्या पता आगे जाके किस व्यूअर को इंस्पायर कर जाए, हमें बहुत सारे थिंकिंग की प्रोसेस मिल जाए कि लोगों को और इस सारी दुनिया में चल क्या रहा है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा अवेयर नहीं रहते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जो इस तरह के लोग हैं जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं उनसे आपको मिलवाया जाए और उनके बारे में आपको बताया जाए। सो हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, जल्दी ही जोड़ेंगे हम मिस हार्डी लोहार जी को। वो हमारे साथ स्क्रीन पे अभी आ गई हैं और हम उनको इनवाइट करने वाले हैं। हार्डी जी, आपने शायद फॉलो कर रखा है, क्योंकि आपके आगे इसमें ऐड का सिंबल नहीं आ रहा है। प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए। जी, अब स्टार्ट हो गया है। अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर इनविटेशन भेज रही हूँ हार्डी जी। हमारी स्क्रीन पे होंगी मिस हार्डी लोहार जी। तो जल्दी से फ्रेंड्स कनेक्ट कीजिए और हम आज उनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। बिल्कुल अभी इंटरनेट शायद हो सकता है कनेक्शन की वजह से कुछ इश्यूज हो। रिक्वेस्ट सेंड हो गई है, अब जस्ट वो स्क्रीन पे आने ही वाली हैं। क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, मुझे भी बहुत सारे व्यूअर्स को भी, कि हिप्नोसिस क्या होती है, हिप्नोसिस क्या होता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है, वेरी नाइस। हाथ मारा वेलकम चाहिए। हार्डी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी, बिल्कुल आपका बिल्कुल इंतजार था हमें कि आप कब हमारे व्यूअर्स के साथ रूबरू होते हैं। तो लेकर इंट्रोडक्शन मैं तो आपके बारे में बता ही चुकी हूँ, आप भी अपने बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए ताकि जो हमारे व्यूअर्स कनेक्ट हुए हैं वो आपसे कम्युनिकेशन बना सके। यस, नमस्कार दोस्तों, और हेलो राजीव जी, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। मेरा नाम हार्दी लोहार है। बेसिकली मैं अभी जो प्रैक्टिस कर रही हूँ वो है क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, एक्सेस बार, रेकी और क्रिस्टल हीलिंग और ओशोज एंड टैरो कार्ड्स। मैंने शुरुआत की थी रेकी से जब मैं कॉलेज खत्म की थी, और वो जो समय चल रहा था उस वक्त, और धीरे 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 अलग अलग मॉडलिटीज अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस होती गई, और उस तरह से मेरा इंटरेस्ट और झुकाव उस तरफ बढ़ता गया, और बहुत सारी अलग अलग हीलिंग मॉडलिटी रेकी से लेकर टैरो कार्ड और हिप्नोथेरेपी तक मैंने सीखा फिर। ओके जी, बिल्कुल आप इस तरह से क्योंकि मैं आपके बारे में पहले भी मैंने थोड़ा बहुत आपसे जब मुलाकात हुई है, बात हुई है, आप बिलोंग करते थे बिल्कुल किसी अलग फील्ड में, और अचानक जी से ऐसा क्या हुआ कि आप स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ निकल गई। मतलब आपको कुछ चीजें अट्रैक्ट हुई, या आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपने जो डिग्रीज करी है, या आपने कॉमर्स या बीकॉम जो भी आपने किया है, उसके थ्रू आप जी उसी में अपना करियर बनाए? जी। तो मेरी जो पढ़ाई चल रही थी वो थी कॉमर्स में। 11th और 12th मैंने कॉमर्स की में किया, उसके बाद मैंने बीकॉम किया। अ, अगर पूरी बात सच सच बताऊं तो जब बीकॉम चल रहा था, टीवाई बीकॉम का जो दिवाली का समय था, तब मुझे पूरी तरह से अंदर से ये महसूस हो रहा था कि ये जो पढ़ाई चल रही है, जो रूटीन में चल रहा है, जैसे सब कर रहे हैं, मुझे वो नहीं करना है। और मेरा इतना इंटरेस्ट रहा नहीं था। उससे पहले था इसीलिए मैं वो सब कर रही थी, लेकिन इतना इंटरेस्ट रहा नहीं था, पता नहीं क्यों। लेकिन तो मुझे कॉमर्स ग्रेजुएशन में मजा नहीं आ रहा था। तो मैंने घर जाकर बोल दिया कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, अब मजा नहीं आ रहा है। तो घर पे वैसे ज्यादा धमाल नहीं हुई क्योंकि मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव है। तो मेरे पापा ने मुझे ऑप्शन दिया कि अच्छा बेटा, तो सोचो कि तुम्हें क्या करना है। तुम अपने आप से हर तरफ देख लो, पूरी दुनिया में जितने फील्ड है सब कुछ देखो, सोचो और तुम्हारा इंटरेस्ट ढूंढो। और ये सबके लिए, मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि ये सब पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है जो मेरे पापा मम्मी ने किया, कि उन्होंने मुझे फ्रीडम दे दी कि तुम ढूंढो तुम्हें किस चीज में मजा आ रहा है और उसमें जाओ। तो इस जी। तरह से फिर मैंने सिलेक्ट किया मोटिवेशनल ट्रेनिंग। और ओके। वो इंट्रोड्यूस हुआ, और फिर धीरे धीरे अपनी लाइफ में भी प्रॉब्लम होते हैं तो उसको सॉल्व करना। और फिर वहां से थोड़ा और मजा आया कि अच्छा, मैं अपना कर सकती हूँ तो किसी और का भी कर सकती हूँ। और इस तरह से फिर वो जर्नी शुरू हो गई। जी, मतलब आपकी स्टोरी बिल्कुल एज अ थ्री इडियट्स की जैसे है। जी, थैंक यू। कि वो बिल्कुल उनकी इच्छा कुछ और होती है, स्टडी किसी और डायरेक्शन में कर रहे होते हैं। राइट। सो वो जो इंटरेस्ट था उसको फिर मौका मिल गया। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, जहाँ चाहा वहाँ रहा। कि आपकी जो भी इस तरह की चीजें आपको मिलती चली गई और आप आज इस मुकाम पर पहुंच गए। जी जी मैम। बिल्कुल, और आपने बहुत अच्छा मैसेज भी दिया है यहाँ पे कि ऐसा आपके पेरेंट्स इतने सपोर्टिव थे कि उन्होंने अपने बच्चे का मानसिक सेट उन्होंने डेवलप करने के लिए ओपन दिया, ना कि आप हंड्रेड हमने जो सुना है वही कीजिए इस तरह से। जी जी जी। और वो बहुत बड़ा मैसेज इसलिए भी है सभी पेरेंट्स के लिए कि हर एक बच्चा यूनिक होता है, हर एक बच्चे में अलग एक काबिलियत होती है, एक खासियत होती है। जरूरत होती है कि हम उसको बस जगह दे दें। उसको, वो जो फूल है, जो फूल खिल रहा है, उसको बस जगह मिल जाए, थोड़ा सा उसको सपोर्ट मिल जाए तो वो खिल सकता है। तो वही मेरे साथ हुआ कि मुझे ये फील्ड में आना था, उन्होंने मुझे पकड़ के रोका नहीं, और मुझे सही। जहाँ जाना था वहां जाने दिया। तो वो मेरे लिए एक अच्छा मौका और अच्छी जगह बन गई। जनरली इस तरह की जो चीजें होती हैं, उसके अंदर बोलते हैं कि लेडीज को, जैसे आप ओशो सोसाइटी भी कहीं आपका थोड़ा उधर भी डेविएशन जी है थोड़ा सा, तो अपनी फैमिली को आपने ऐसा नहीं कहा कि लेडीज को आप उस तरह से मत जाओ, आपको आगे फ्यूचर में फैमिली क्रिएट करनी है, अभी आप इस तरह से वैराग्य में चले गई तो आप फैमिली नहीं बना पाओगी? बहुत 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 वो सब फेस करना पड़ा। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि बिल्कुल नहीं रोका गया। और सरप्राइजिंगली आज से ठीक 1 साल पहले 16 तारीख को ओशो संन्यास हुआ था। तो वो मेरा संन्यास दिन अभी ही गया है, और आज सुबह ही मैं फेसबुक में देख रही थी कि अच्छा, मेमोरी में रिकॉल हुआ। तो उस तो उस वक्त 1 साल पहले जब मैंने ओशो संन्यास लिया, मेरा नाम वहां पे माँ प्रेम मित्रा है। तो उस वक्त बहुत सारे लोग मुझे कॉल करने की जगह मेरे दोस्त को कॉल करते थे और पूछते थे अब हार्दी से बात हो सकती है या नहीं। तो इट वाज फनी। कुछ लोग मम्मी पापा को पूछते थे फोन करके, तकरीबन 1 महीने तक ये सिलसिला रहा कि लोग मम्मी पापा को फोन करके पूछ रहे थे कि हार्दी तुम्हारे साथ रह रही है और कहीं रह रही है। तो ओशो का सन्यास और वो सारी चीजें स्पिरिचुअलिटी में फिर आगे इसलिए आई क्योंकि मुझे उसमें धीरे धीरे और इंटरेस्ट बढ़ता गया, और स्पिरिचुअलिटी के साथ ऐसा जुड़ा हो गया कि फिर वो जीवन, मतलब जीवन का अभिन्न भाग वो हो गया, उसके साथ साथ घर संसार सब कुछ चल रहा है।
और फैमिली में ही हूँ, लेकिन उन सब के साथ ये सारी चीजें बहुत अच्छे से जुड़ गई। सही है, चलिए बढ़िया है। जनरली ऐसा होता है कि इस तरह की चीजों में अगर कोई भी घर का बच्चा जाता है तो सबसे पहले माइंड में फ्यूचर का मतलब होता है संन्यास में जा रहा है। जी। ये चलिए, अच्छी आपने बात बताई। अब चलते हैं आपके मॉडलिटीज के ऊपर। जी। तो आपने हिप्नोसिस कर रखा है, क्लिनिकल हिप्नोसिस। जी। तो हिप्नोसिस के लिए लोगों का क्या होता है, सम्मोहन बिल्कुल लोगों को डराने वाली होती है कि हम किसी को वश में कर लेंगे, उसको ऐसे हिप्नोटाइज करके उसके साथ हम कुछ उसको गाइड कर सकते हैं, उसको पूरा हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या ये होता है हिप्नोसिस या कुछ और होता है? मतलब जनरल मैन के हिसाब से यही होता है? राइट, जनरल लोगों के हिसाब से यही होता है, लेकिन हिप्नोथेरेपी को अगर हम थोड़े अलग तरीके से समझे तो ये एक अलग मोडालिटी है। जैसे हिप्नोटिज्म है, हिप्नोटिज्म में किसी को, जो आप बोल रहे हैं, बहुत सारे बार हमने न्यूज में सुना होगा कि किसी को हमने वश में कर लिया, उसको जैसा बोला उसने वैसा किया। कई बार चोरी चकारी भी उसके द्वारा हुई हो और न्यूज में हमने उसके रॉन्ग न्यूज सुने हो। तो ये भी सही बात है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं जो प्रैक्टिस कर वो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी कहा जाता है। और क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि जागृत मन और अर्ध जागृत मन, उसके साथ काम किया जाता है। क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ करके वश किया जाता है, जबकि उसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो भी क्लाइंट है, जो भी सामने है जिसको हिप्नोथेरेपी में जाना है, हिप्नोथेरेपी की मदद से अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना है, उन लोगों की परमिशन चाहिए। तो जैसे मैं आपके ऊपर कोई चीज के लिए थेरेपी प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो एक आपके लिए सुझाव है, शायद कहीं ना कहीं वॉइस में क्रैक आ रहे हैं और इको आ रहा है आपके वहां से। तो राजीव जी का और किसी और का भी, 2 लोगों का नोट है, तो एक बार देख लीजिएगा। जो कोई भी है, उन सब की परमिशन के द्वारा हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस होता है। ओके, कोई बात तो नहीं। चलिए, अब मैंने चेक किया है, अब शायद इको बंद हो गई हो। आ, अगर कोई जवाब दे सके, राजीव जी या सुलभ जी जो है वो बता रहे थे। हैंड्स फ्री अगर कर लेंगे तो कुछ शायद। हाँ, वो चेंज कर लिया मैंने अब। ओके ओके, डन है। तो हाँ, हिप्नोथेरेपी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो जो भी है उसकी परमिशन के, यस इट्स गुड, मैसेज आ गया है, फाइन। सो हिप्नोथेरेपी जो है वो सामने वाले की परमिशन के साथ किया जाता है। और दूसरी बात, उसको जो इश्यू पे काम करना है, हम सिर्फ उसी इश्यू के साथ उसके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लोर करके वहां पे एनर्जी हीलिंग करते हैं। तो दैट इज क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी। ओके, तो मतलब इस तरह की थेरेपीज किन लोगों को लेनी चाहिए? क्योंकि मतलब एक्चुअली आइडिया नहीं होता है और इस तरह की चीजें होती है तो वो मानसिक बीमारी में कंसीडर हो जाता है। साइकाइट्रिस्ट के पास जाना, साइकोलॉजिस्ट के राइट। पास जाना, तो वो आदमी को लगता है कि आई एम कुछ मेंटली सिक हो गया हूँ या मुझे पागलपन हो गया है, इसलिए इस तरह की थेरेपीज मुझे दी जा रही है। तो हम राइट। कैसे डिसाइड करें, नॉर्मल आदमी कैसे डिसाइड करे कि आपको हिप्नोसिस की थेरेपी लेनी चाहिए? राइट। बहुत सही सवाल है अंकिता जी। और ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको इसकी जरूरत है या नहीं, या अगर आप हिप्नोथेरेपी ले रहे हैं तो आपको सच में कोई साइकोलॉजिकल इश्यू है, या आप मेंटल, या इस तरह से भी कुछ लोग अपने आप को कंसीडर करने लगते हैं कि नहीं, मुझे थेरेपी की जरूरत नहीं है। बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं कि मम्मी पापा या फिर वाइफ अपने हस्बैंड को या कोई किसी को खींच कर लेकर आता है और कहता है कि नहीं, इसको इस थेरेपी की जरूरत है, और आप उसको ठीक कर दो, और सामने वाला ऑपोज में होता है कि नहीं नहीं, मुझे क्यों इस तरह से लाया जा रहा है। तो हिप्नोथेरेपी ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत हो तो ही ली जाए। ओके, हिप्नोथेरेपी काम करती है सबकॉन्शियस माइंड। तो उसके लिए मन को हम समझे, जागृत मन और अर्ध जागृत मन, हमारे मन के 2 हिस्से हैं।
और हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं घट रही है, जो कुछ भी अनुभव हम ले रहे हैं, वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है, उसमें जी। रखा जाता है, उसमें संग्रहित होता है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, तो मेरे मन के पिछले हिस्से में वो सारी बातें हैं जो मैंने आज से पहले कभी लाइव में की होगी। जी। मेरे सामने उसकी अच्छी इंप्रेशंस भी है, जहाँ पे मुझे बेनिफिट हुआ होगा, जहाँ पे मैंने अच्छा प्रेज़ेंट किया होगा। मेरे मन में कुछ बुरी बातें या कुछ बुरे अनुभव भी होंगे, जहाँ पे मुझे दिक्कत हुई होगी। तो वो सारी जी। स्टोर्ड है। तो नए लाइव में मैं उसको दिमाग में रखते हुए काम कर रही हूँ और उसके द्वारा आपके साथ भी रिएक्ट कर रही हूँ और उस तरह से मेरा बर्ताव चल रहा है। कई बार जब मैं उसमें ब्लॉक हो जाती हूँ, कई बार जब मेरा मन कहीं पे स्टक हो जाता है, यानी कि हम इंसान रिलेशनशिप में कोई धोखा हुआ हो तो हम उसमें स्टक हो गए, बिजनेस में कहीं कुछ गड़बड़ हो गई हो, हम उसमें स्टक हो गए और फिर उस अनुभव को अगर पकड़ के बैठ जाए और आगे नहीं जा पा रहे, तो हिप्नोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। कैसे? कि वो पुराने अनुभव को हम रिलीज करें, वो पुराने अनुभव को हम खाली करें और नए सिरे से नई शुरुआत कर पाए। इसी तरह से फिजिकल इश्यूज भी हमें आते हैं। तो फिजिकल इश्यू हमारे मन में संग्रह होते हैं, सबसे पहले विचार आते हैं, उसमें से बनते हैं इमोशंस। जो इमोशंस बनते हैं उससे बनती है हमारी ऊर्जा, और जो जी। ऊर्जा है हमारी, उससे हमारे शरीर का बंधारण और हमारी शारीरिक जो घटनाएं हैं हमारे जीवन में, अच्छी या बुरी, वो बनती है। तो वो फिजिकल इश्यू हो सकता है, वो हेल्थ का इश्यू हो सकता है, वो हमारी लाइफ में कोई भी लिटरल इश्यू हो सकता है। वो हर एक ओके। इश्यू, हर एक चैलेंजेस के पीछे हो सकते हैं हम कुछ भी एनर्जी, कोई भी अच्छी बुरी एनर्जी। वो एनर्जी के पीछे होते हैं इमोशंस, और वो इमोशंस ओके। के पीछे होते हैं हमारे विचार, हमारे थॉट्स। तो वो सारी चैलेंजेस को रिलीज करने के लिए हम थॉट और इमोशंस के ऊपर काम करते हैं हिप्नोथेरेपी के द्वारा, और वो थॉट ओके। और इमोशंस चेंज करके उनकी फिजिकल रियलिटी यानी कि हेल्थ की चैलेंजेस को भी दूर कर सकते हैं। ओके, जो अभी जैसे बहुत ब्यूटीफुली आपने हमको समझाया, ये बहुत अच्छे लेवल पे जाके समझाया। काफी डाउट्स भी क्लियर हुए आज। यहाँ पे सुलभ जी पूछना चाह रहे थे कि जैसे आपने बताया कि कुछ बैड मेमोरीज हैं, तो वो मेंटल स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपको देता है। तो मेंटल जी, स्ट्रेस रिलीज करने के लिए हम हिप्नोसिस की थेरेपीज ले सकते हैं। 100% ले सकते हैं। अभी के समय में जिस तरह से लोगों का जीवन चल रहा है, वर्क का स्ट्रेस होता है, रिलेशन का स्ट्रेस होता है, चीजों को मेंटेन करने का स्ट्रेस होता है, और बहुत सारी चीजों को लेकर, जैसे अभी कोविड को लेकर भी एक दिमाग में बहुत। स्ट्रेस रहता है, तो वो सारी स्ट्रेसफुल जो सिचुएशंस है, उसको हील करने के लिए हिप्नोथेरेपी काम कर सकती है। हिप्नोथेरेपी, मेडिटेशन, वो सारी चीजें आपके लाइफ में बदलाव ला सकती है। ओके, बीच में अभी एक क्वेश्चन ये और आया था कि जैसे थेरेपीज लेते हैं तो उनका जो असर रहता है वो शॉर्ट टर्म रहता है कि अभी आपको रिलीज मिलेगा या लॉन्ग टर्म के लिए रहता है? हिप्नोथेरेपी से लॉन्ग टर्म रहेगा। ओके। हिप्नोथेरेपी बेसिकली जहाँ पे काम करती है वो सबकॉन्शियस, और अगर हमारे अर्ध जागृत मन में बदलाव आता है और हम उस बदलाव के साथ जुड़े रहते हैं, यानी कि अगर आप अपनी विचारधारा को बदलते हैं, अपने पुराने अनुभव को खाली करते हैं, तो फिर वो लॉन्ग टर्म तक वो रहता है। लेकिन जब भी थेरेपी का सेशन चलता है तो वो 1 से 1.5 घंटे का ही होता है। उसके बाद होमवर्क मिलता है, जैसे छोटे बच्चों को स्कूल में मिलता है, तो हम एफर्मेशंस देते हैं, मेडिटेशन देते हैं। वो उनको तकरीबन 20-21 दिन प्रैक्टिस करना रहता है। इन बिटवीन मैं कॉल से वगैरह से फ़ॉलो अप में रहती हूँ। तो अगर ओके। उस तरह से वो पूरा कंप्लीट करे, तो वो रिज़ल्ट लॉन्ग टर्म रहता है या लाइफ लॉन्ग रहता है, मैं ऐसा कहूँगी। ओके। चलिए। पर होमवर्क सही करना है। पड़ेगा। मगर जैसे हिप्नोसिस के को साइकोथेरेपिस्ट भी लगभग लगभग ऐसा ही कुछ काम करते हैं। वो आपके जो जी। इमोशनल लेवल या आपकी जो मेमोरी के अंदर की कोनों में जो छुपी हुई बातें हैं उनके ऊपर वो डील करते हैं। तो इट्स समहाउ रिलेटेड और डिफरेंट? Uh, it is related. It is a related, बट हिप्नोथेरेपी जो है वो अलग तरीके से वॉइस मॉड्यूलेशन और क्लाइंट खुद करता है। इसमें ओके। मैं कुछ नहीं करती। मेरा काम ये रहता है कि मैं उनको सपोर्ट करती जाऊं। ओके।
हिप्नोथेरेपी में जैसे कि कोई क्लाइंट कोई इश्यू कोई चैलेंज लेकर आया, तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से कोई एनर्जी अपने अंदर से नहीं डाल रही हूँ, अपने अंदर से कोई थॉट भी नहीं डाल रही हूँ। मेरा काम ये रहेगा कि मैं उनको गाइड करूँ कि वो कैसे अपने पास्ट में जाए, वो कैसे अपने बचपन में जाए, कैसे वो पुराना अनुभव खाली करे। तो पूरे सेशन के दरमियान मैं बाजू में बैठे हुए उनको गाइड करती रहती हूँ। उनको एक बार ओके। ट्रांस में डालना मेरा काम रहता है और वो जैसे ट्रांस में डालते हैं तो बाजू में बैठे हुए मैं गाइड करती रहती हूँ। हर एक पॉइंट को मैं कैसे रिलीज करना है, कैसे उस एनर्जी को खाली करना है, वो सारी हेल्प करती रहती हूँ। तो इट इज ओके, लिटिल बिट डिफरेंट। चलिए थोड़ा बहुत डिफरेंस आपने बोला। ऐसा तो नहीं है, कई बार हम लोगों ने सुना है कि जैसे आप अभी पास्ट लाइफ के बारे में बात कर रही हैं, कि अभी तक तो हमने बात की कि इस जीवन के जो हमारे अनुभव हैं आज तक पूर्व के, बचपन से रिलेटेड हो या जवानी के हो या कभी के भी हो, हमारी एज के पीछे के। तो आप पास्ट लाइफ भी करते हैं, तो क्या ये भी संभव है कि हम पिछली लाइफ में भी जा सकते हैं, या सिर्फ ये यस। मतलब हमारे लिए एक ऐसे जादू या मिरेकल है कि ऐसा होता भी है क्या? वाओ! बहुत अच्छा प्रश्न है और जो भी लोग ऐसा सुनते हैं ना कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उनको ये प्रश्न होता है कि क्या सच में हम जा सकते हैं? तो मैं एक बहुत ही आम और सहज उदाहरण देती हूँ कि क्या आप अपने बचपन की कोई भी याद याद कर सकते हैं? कि आपके बचपन में आप कहाँ स्कूल में जाते थे? क्या खेलते थे? आपके पेरेंट्स कौन हैं? वो कैसे दिखते थे? जी जितना बिल्कुल मैं। आसान यस, जितना आसान ये बात जानना है, उतना ही आसान पास्ट लाइफ में जाना है। पर कैसे? तो हमारा जो मन है, उसके मैंने जैसे लेयर बताए, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड माइंड का ही एक छोटा-सा हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव माइंड, पुरातन मन। वो प्रिमिटिव माइंड में हमारी सारी मेमोरी, हमने कीड़ी से लेकर चींटी से लेकर चौरिया जितनी भी जन्म लिए हैं, जितने भी बार इस दुनिया में इस अवतार लिया है, हम वहां पे है। और वो सारी बातें हमारे अर्ध जागृत मन में एज अ मेमोरी अवेलेबल है। तो जब ओके। हम ट्रांस में होते हैं, जब हम हिप्नोटाइज्ड होते हैं, वो ट्रांस की अवस्था में हम वो सारी चीजें उतनी ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ओके। और उसकी ग्लिम्स लेकिन हाँ, एक बात मैं और क्लियर करूंगी कि जैसे सीरियल में दिखाते हैं, वो एक सीरियल आती थी पहले, पिछले जन्म का राज या ऐसा कुछ, हाँ, तो हाँ। उसमें दिखाते हैं हमें टीवी में कि भाई उसको पूरा पिक्चर दिखता है, ऐसा पूरा पिक्चर नहीं दिखता है। बहुत ओके। सारे लोग वो एक्सपेक्टेशन को लेकर आते हैं कि हमें अपनी हम तो बैठे बैठे पॉपकॉर्न खाएंगे और हमारी पास्ट लाइफ का पूरा पिक्चर दिखेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ओके। आपको उसकी ग्लिम्स दिखती है या उसके हिंट आते हैं या थोड़ा थोड़ा सा समझ में आता है कि ऐसा कुछ है, तो वो हिंट के द्वारा फिर आगे जाते हैं और इस तरह से पास्ट लाइफ को हम एक्सेस करते हैं। ओके, बट जनरली अगर ये पता चल जाए कि पास्ट लाइफ में क्या था, तो कहीं ना कहीं अभी प्रेजेंट लाइफ में कुछ डिस्टरबेंस आता है ऐसा, क्योंकि अम, अगर जरूरत नहीं है कुछ भी जानने जानने की, तो वो डिस्टर्ब कर सकती है। पर क्लिनिकल वे में हिप्नोथेरेपी हम इसी तरह से प्रैक्टिस करते हैं कि कोई इंसान कुछ चैलेंज लेकर आता है, तभी हम उस चैलेंज का जो सॉल्यूशन है वो पास्ट लाइफ में हो तो ही हम जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आया और बोला कि चलो मुझे पास्ट लाइफ दिखाओ और हमने उसको ट्रांस में डालकर सब कुछ दिखाया। क्लिनिकल वे इसी तरह से प्रैक्टिस होता है। जो एथिकली प्रैक्टिस है, वहां पे ऐसा है कि हम उनको पहले चैलेंजेस पूछे, वो चैलेंजेस को जाने, समझे, और अगर उसका रूट पास्ट लाइफ में जाता है, मैं एक एग्जांपल से अगर उसको समझाऊं, तो मेरे पास एक लेडी आए थे जिसको आर्थराइटिस था और उनको जन्म के थोड़े समय से ही आर्थराइटिस का इश्यू था। तो ओके। वो आए थे, कुछ बातें कर रहे थे और मैंने कहा कि चलो हम सेशन से ट्राई करते हैं। तो जैसा हमने सेशन शुरू किया, इंस्टेंट सेशन के 10 मिनट के अंदर वो अपनी पास्ट लाइफ में थे। जो ओके। पास्ट लाइफ में उन्होंने महसूस किया कि वो कहीं पानी भरने जा रहे हैं। तो वो पानी भरने जा रहे थे, मैंने बोला अच्छा आगे क्या हो रहा है? तो वो बोले कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कुआं खाली है और मैं उसमें गिर गई। तो इंस्टेंट उस मतलब अगली 10 से 15
से ये हुआ था। फिर मैंने अच्छा और उसके बाद क्या हुआ ऐसे चलते चलते हमने पूरा लाइफ एक्सप्लोर किया, तो हमें पता चला कि उस पास्ट लाइफ में वो कहीं पानी भरने गए थे, वो खाली कुएं में गिर गए, वहां ही उनकी डेथ हो गई और सारी हड्डियां उनकी टूट गई थी। और वो डेथ के बाद जो जन्म था वो ये जन्म था। तो ये जन्म बट में जन... जी जी जी, मेरा क्वेश्चन मतलब है कि जब जन्म हुआ हमारा और ये जब जन्म हमारा खत्म हो जाएगा तो हमारी फिजिकल बॉडी के साथ जो भी हुआ वो यहाँ पे खत्म हो गया, वट एवर हम्म। मेरी बॉडी के साथ जो भी हुआ वो खत्म हो जाएगा इस लाइफ के साथ ही। और जब मैं नेक्स्ट बर्थ कहीं पे लूंगी तो मेरी सोल कैरी करती है, मेरी बॉडी कैरी नहीं करेगी। तो फिर पास्ट मैं लाइफ के चीजें इस लाइफ में कैसे कन्वे हो जाती है, मतलब थोड़ा सा मेरे वो क्वेश्चन एक है। यस यस इस बात को मैं खत्म करके आपको बताती हूँ। तो ये जो लाइफ में उनका जो आर्थराइटिस का इश्यू था वो उनके जन्म से था, और जैसे ये सेशन खत्म हुआ तो वहां पे वो आर्थराइटिस का इश्यू उनका खत्म हो गया था और उनकी दवाइयां उन्होंने बंद की थी, जबकि वो 65 ईयर की थी, 65 ईयर से आर्थराइटिस का इश्यू फेस कर रही थी। अब वो ओह, चीज कैसे शॉर्ट आउट हुई और कैसे हम कैरी करते हैं, तो हमारे मेमोरी में ये सारी चीजें ऑलरेडी सबकॉन्शियस में रहती है। जैसे मैंने पहले बताया, हमने एक्सेस ही वहां से किया है। तो जागृत मन में क्या आता है, लॉजिक आता है, थिंकिंग आता है, वो सारी चीजें यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो ये सब है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में कोई लॉजिक नहीं है, कोई थिंकिंग नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है, और सारी बातें जैसी है वैसी की वैसी वहां पे स्टोर है, ओके कोई प्रोसेस के बिना। तो जब हमारा डेथ होता है या जब कोई इंसिडेंट एकदम झटाक से हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल जिसमें हमें शॉक लगा हो, जिसमें हम जैसे आपको अभी कुछ चीज को लेकर शॉक लगे, कोई किसी का डेथ हो जाए, कोई सडन चीज हो जाए, जैसे मुझे अभी कोई आकर शूट कर ले, तो दिस इज वेरी सडन थिंग फॉर मी, जो शॉकिंग है। तो जी मेरी जो सारी कॉन्शियसनेस है, मेरी जो सारी अवेयरनेस है, वो कहाँ पे है, ये लाइव में। जी मेरी जो सारी कॉन्शियसनेस है वो लगी है फेसबुक के लाइव में। जी तो मेरी कॉन्शियसनेस का जो 100% हिस्सा है उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा लगा है लाइव में, और शॉक की वजह से एक हिस्सा चला जाता है। और ऐसे घटना में जब डेथ होता है तो हमारा जो कॉन्शियसनेस का पूरा हिस्सा है उसमें से एक हिस्सा वहीं पे रह जाता है और एक हिस्सा आगे चलने लगता है। जो ओके चलने लगता है वो नया बर्थ ले लेता है, लेकिन वहां पे इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बना रहता है। दिस इज समथिंग ओके जो बहुत डीपर लेवल के उसमें स्टडी में आता है। तो वो जो सारी मेमोरी है उसको लेकर हम इस बॉडी को बनाते हैं, और ये नया जो बॉडी जन्म लेता है उसमें दिक्कतें भी उसी तरह से हम डेवलप करते हैं अपने आप से। लेकिन जैसे ओके यहाँ का पार्ट सॉर्ट आउट हो जाए तो ये पार्ट भी हील हो जाता है फिर। चलिए, ये तो काफी अच्छी चीज बताई आपने। बट ये भी आपने सही बताया कि हर किसी को नहीं करवा लेना चाहिए कि मुझे पास्ट में लेके चलिए, मुझे पास्ट में लेके चलिए। एथिकल यस कोड्स वगैरह आप जो बता रही हैं कि उनको फॉलो करके आप ये करते हैं। हमारे बीच में एक सवाल ये भी आया था कि क्या आपने जब खुद ने प्रैक्टिस की तो क्या आपने खुद जी ने पास्ट में जाने की ट्राई की, खुद को अपने आप हंड्रेड को ले जाने परसेंट की? ओके 100%। हम स्टडी में सबसे पहली चीज और सबसे पहली प्रैक्टिस ही यही होती है कि हम एक दूसरे के ऊपर ट्राई करते हैं। तो मैंने खुद को पास्ट लाइफ में नहीं ले जाया है, लेकिन जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ, जब स्टडी चलता है, 1 मंथ का पूरा कोर्स था, तो वहां पे हम एक दूसरे के ऊपर ट्राई करते हैं। मैं आपको थेरेपी में ले जाऊं, पास्ट में ले जाऊं, आप मुझे ले जाओ, और हमारे ऊपर एक ऑब्जर्वर रहता है, जो ऑब्जर्वर हमें गाइड करता है कि कहीं हम कुछ गलती ना कर दे, कहीं हम कुछ सामने वाले को गलत तरीके से काम ना कर ले। और फिर वो प्रैक्टिस के बाद एक वर्कआउट होता है। तो हाँ, मैंने अपने आप को पास बहुत सारी पास अलग अलग पास्ट लाइफ में ले गई हूँ, एक्सप्लोर किया है, और बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद मुझे इस थेरेपी पे ट्रस्ट भी है कि ये बहुत अच्छे से काम करता है। चलिए,
बहुत अच्छी बात आपने बताई और आपसे बात करना मतलब एकदम फेरी टेल लग रहा है कि ये सब होता है। जी। जी। हमारे पास श्वेता जी का क्वेश्चन आया है कि जो हम सपने देखते हैं वो अवचेतन मन में रहते हैं क्या हमारे? जो सॉरी फिर से एक बार रिपीट करिए। जो हम सपने देखते हैं जी। वो हमारे अवचेतन मन में रहते हैं। बहुत अच्छा सवाल है श्वेता जी का। सपने अवचेतन मन में रहते नहीं हैं, लेकिन वो अवचेतन मन से आते हैं। जैसे कि पूरे दिन में मैं ये सारी चीजें कर रही हूँ, मेरा काम कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं अनप्रोसेस, बिना प्रोसेस किए हुए मेरे जागृत मन और अर्ध जागृत मन दोनों के बीच में रहते हैं। उसको हम हमारी भाषा में क्रिटिकल फिल्टर बोलते हैं। तो उस बात को अगर आम भाषा में समझाऊं तो मान लो कि यहाँ पे चाय बन रही है, कप में मुझे डालनी है, उन दोनों के बीच में मैं एक छलनी है, तो वो छलनी में जो चाय की चाय अदरक वगैरह के कुचे बच जाते हैं। इसी तरह से हमारे जिन दिन में जो कुछ भी होता है उस वो चीजें प्रोसेस होती है, और जैसे ही हम उसको प्रेजेंट करें उससे पहले हमारे सबकॉन्शियस में उसको स्टोर करें, उससे पहले वो छलनी में अटक जाते हैं, फिर वो कचरा हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो उसी जी। तरह से हमारे जो सपने हैं वो सबकॉन्शियस मन में जाने से पहले, और पूरे दिन का जो कचरा हमने इकट्ठा किया है उन दोनों के बीच का फिल्टर है जो बाहर निकल रहा है, वो है हमारे सपने। ओके। चलिए बहुत अच्छे तरह से आपने एक्सप्लेन किया इस चीज को। थैंक यू, अभी थैंक एक यू। क्वेश्चन और आया है कि वो पूछ रहे हैं कि जब हम पास्ट लाइफ में जाते हैं हम्म। तो उसकी जो मेमोरीज है वो कितने समय के लिए रहते हैं या फिर जब तक आपका थेरेपी सेशन रहता है तब तक रहती है या फिर बाद में भी याद रहता याद रहता है। उसकी ग्लिम्स हमें याद रहती है कि हमने क्या देखा है, क्या अनुभव किया है, और उसका मैसेज भी हमें याद रहता है। और ऐसा नहीं है कि वो देखने के बाद हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम कॉन्शियसली उसको पकड़ के ना बैठे तो वो जैसे हम एक वीक पहले हमारे साथ क्या हुआ था वो भूल जाते हैं, या कल सुबह या 2 दिन पहले सुबह हमने क्या खाया था वो भूल जाते हैं, उसी तरह से वो चला जाता है। लेकिन जब भी हम प्रयत्न करें कि भाई अच्छा वो बात क्या थी, तो हमें उतनी ही आसानी से याद आ जाती है। है? ओके। चलिए बहुत अच्छी चीज बताई आपने। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है कि किसी को सीखना हो ये सब चीजें तो मतलब किस किस लोगों से सीखना चाहिए, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन पीरियड था उसमें बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आए सबके ग्रुप के अंदर कि घर बैठ के भी आप हिप्नोसिस के बहुत सारे लेवल सीख सकते हैं, फास्ट मेडिटेशन सीख सकते हैं। तो मतलब थोड़ा सा ये डरने की चीज भी है कि अगर आप जी। रॉन्ग साइड पे चलेंगे तो आप वापस आ भी पाएंगे कि नहीं उस जगह से। जी जी जी। मतलब आप 100% सही बात है। और इस तरह से जो लोग सिखाते हैं, मैं कहती हूँ, मैं किसी का अपोज नहीं कर रही, लेकिन मैं हाँ इतना जरूर कह सकती हूँ कि जो सर्टिफाइड है और जो सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर है, पहले तो उससे ही थेरापी लेनी चाहिए। और क्योंकि हमारे मन में अगर कोई भी विचार गलत आ जाए या सेट हो जाए तो वो बहुत गलत हो जाएगा। तो इसीलिए जी। सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर से ही सीखना चाहिए और उनसे ही थेरेपी लेनी चाहिए। उसके बहुत ही सर्टिफाइड कोर्स होते हैं। एक तो कैलिफोर्निया हिप्नोसिस इंस्टीट्यूट मैंने जहां से किया है, इट इज दैट, जो कि बेसिकली कैलिफोर्निया का है, लेकिन उसका सेंटर अहमदाबाद में, बॉम्बे में है, और अभी अहमदाबाद में भी कई जगह पे है। फिर उन्होंने ही, उनका ही ब्रांच है एका, AKAA, ओके। सर्टिफाइड करता है 40 कंट्रीज में प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब इंटरनेशनल कोर्स है, ऐसा नहीं कि कोई लोकल। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि वहां पे अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है, और वो प्रैक्टिस में ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है, फिर आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो वो प्रैक्टिस करके ही आपको सीखना चाहिए, और थेरापी भी ऐसे ही ट्रेनर से लेनी चाहिए। ओके। सो आप जो बता रही हैं कि मतलब इसको आप ऑफलाइन कर सकते हैं या ऑनलाइन में भी जाके कर सकते हैं?
प्रैक्टिस जरूरी है। ऑनलाइन वगैरह में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, प्रैक्टिस नहीं हो सकती, क्योंकि किसी को ट्रांस में ले जाना और उसके साथ क्या हो रहा है और उसको कैसे टैकल किया जाए, वो पास्ट लाइफ में गया, वहां पे कोई दिक्कत है तो कई बार टैपिंग करना पड़ता है, कई बार पैम्पर करना पड़ता है, कई बार उसको हाथ पकड़ना पड़ता है, वो चीज करनी पड़ती है। तो वो ऑनलाइन में उतना जरूरी नहीं है कि हो ही जाए। जी। तो सीखने वाला मैं समझती हूँ वहां तक आप ऑनलाइन उसकी इंफॉर्मेशन पा सकते हो, जरूर पा सकते हो, लेकिन ये जो प्रैक्टिस की बात है वो ऑनलाइन नहीं हो पाती है। ओके, एक क्वेश्चन और आया है कि वो जानना चाहते हैं कि जो ये कोर्सेज होते हैं वो कितने ड्यूरेशन के लिए होते हैं? जी। सो बेसिकली इसके अलग अलग लेवल है। 5 लेवल है। अगर आप चाहे तो हर एक लेवल के बाद अपना समय ले सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप चाहे कंटिन्यूअस करना चाहे तो वो लोग रिट्रीट की तरह रखते हैं, तो 1 महीने का फुल कोर्स होता है जो सुबह 9-10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक चलता है। मतलब आपको ओके। वहीं पे रहना है, रेसिडेंशियल कोर्स रहता है और 1 मंथ पूरा रेसिडेंशियल की तरह आपको वहां पे बिताकर वो कोर्स करना पड़ता है। ओके, काफी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं आपके साथ में, बहुत सारी चीजें जानने को मिल रही हैं और होप सो कि जो थैंक हमारे व्यूअर्स हैं उनके भी बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे। तो आगे बढ़ाते हैं चीजों को। आपने बहुत सारी मॉडलिटीज कर रखी हैं। आप टैरो जी रीडिंग्स भी मैम। करती हैं, आपने रेकी के बारे में भी बताया, पेंडुलम डाउजिंग, क्रिस्टल हीलिंग्स एंड ऑल दैट, बहुत सारी चीजें आपने कर रखी हैं। तो जी मैम। आपने ऐसा नहीं सोचा कि क्यों ना मैं एक चीज को पकड़ूं और उसी को ही आगे ले जाऊं, या आपने ऐसा मल्टीपल ऑप्शंस क्यों चुने? वो तो मुझे भी नहीं पता। बट सच बोलूं तो मुझे जिस तरह से ऐसा समझो कि जिंदगी ने मुझे जिस तरह से चलाया मैं उस तरह से चलती गई। और जी। मेरी क्यूरियोसिटी भी इतनी थी कि उस क्यूरियोसिटी के साथ मैं बढ़ती गई। और आज भी अगर कोई ऐसी चीज मुझे पता चले कि जो मुझे नहीं आती है और मुझे समझ नहीं आती और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं आज भी स्टूडेंट ही हूँ, मैं सीखने को तैयार हूँ। तो जब रेकी आई तो मैं क्यूरियस थी कि अच्छा किसी को ऐसे करके हम एनर्जी देकर हील कर सकते हैं, तो इतनी क्यूरियोसिटी से शुरुआत हुई थी। तो वो रेकी था। रेकी में पता चला कि अच्छा उससे भी कुछ अलग है, प्राणिक हीलिंग है, उसमें टच भी नहीं करना है। तो मैं प्राणिक के लिए चली गई। फिर प्राणिक से आगे मुझे कभी पता चला कि अच्छा ऐसे ही बात करके ठीक कर दिया जाता है, तो मैं हिप्नोथेरापी में चली गई। फिर हिप्नोथेरापी से तो ये क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट है जो मुझे हर एक जगह पे ले जाता है। और आज भी मैं इतनी ही क्यूरियस हूँ कि कुछ अगर नया मिलता है तो आई एम रेडी फॉर इट। जी जी, बहुत अच्छी बात है कि ऑलवेज लर्नर जो होता है वो तो होना ही चाहिए आदमी को अपने आप को अपडेट करने के लिए। यहाँ पे हमारे साथ राजीव जी का एक क्वेश्चन और आ रहा है, वो जानना चाह रहे हैं कि वो खुद प्राणिक हीलर है, तो क्या वो उनको जी हिप्नोसिस वगैरह सीखना चाहिए क्या? प्राणिक हीलिंग जैसे आपने प्राणिक हीलिंग भी कर रखी है, हिप्नोसिस भी कर रखी है, तो इन दोनों जी। को साथ में कर लेने से हीलिंग्स वगैरह कुछ और बेटर हो सकती है? अ, अगर आपको लगता है कि आपको सीखना है तो आपको जरूर सीखना चाहिए। इस बात को मैं इस तरह से कहती हूँ कि हर एक थेरापी, इतनी सारी मॉडलिटीज जैसे आपने कहा, मैं अगर उसका लिस्ट बनाऊं तो बहुत लंबा लिस्ट है। सभी जी थेरापी को मैंने बहुत अच्छे से सीखा, जाना, समझा और उसके बाद मैंने ये समझा है कि हर एक थेरापी अपने आप में कंप्लीट है। ऐसा नहीं कि कोई थेरापी में कुछ कमी है और इस वजह से वहां पे हमें जाना चाहिए। प्राणिक हीलिंग अपने आप में बहुत ही कंप्लीट थेरापी है। रेकी अपने आप में बहुत ही कंप्लीट थेरापी है। और हिप्नोथेरापी भी अपने आप में, लेकिन आपको किस में मजा आता है। जैसे यहाँ पे अब हमारे साथ सुजोग थेरापिस्ट है, टैरो कार्ड रीडिंग है, तो टैरो कार्ड रीडिंग गाइडेंस के लिए कंप्लीट टूल है। एस्ट्रोलॉजी आप कर रहे हैं, आपका एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस के लिए एक कंप्लीट टूल है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी हमें क्या लगता है कि अच्छा ये चीज यहाँ पे हमें सेट होगी तो हम वो करते हैं, और टैरो यहाँ पे सेट होगा तो हम वो प्रैक्टिस करते हैं। बस इसी तरह से ये अलग अलग कंप्लीट मॉडलिटीज है। अगर आपको उसमें मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप जरूर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, काफी अच्छी बात आप बता रहे हैं और हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स भी जुड़ गए हैं।
तो व्यूअर्स, यस अगर आप भी पूछना चाहते हैं कोई सवाल तो बिल्कुल कमेंट में लिखिए। आज हमारे साथ हार्डी जी हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन को लेकर के, हिप्नोसिस को लेकर के, और बहुत सारी हीलिंग चीजों को लेकर के। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो बिल्कुल आप इनसे सेशन के बीच में पूछ सकते हैं। सो आगे थैंक यू। बढ़ाते हैं। आपने कहीं ना कहीं ये और मेंशन किया है कि आप क्रिस्टल्स के ऊपर वर्क कर रही हैं, क्रिस्टल्स की ज्वेलरी बना रही हैं, उनका कुछ इस तरह का जी कॉम्बिनेशन आप प्रोवाइड करती हैं हीलिंग के पर्पज के लिए। तो जी क्रिस्टल्स या फिर जो स्टोन्स होते हैं वो एस्ट्रोलॉजी की अगर भाषा में बात की जाए तो हम लिमिटेड असेंडेंट के लोगों को लिमिटेड स्टोन्स ही रिकमेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से जाके आप कुछ भी पहन लीजिए, मगर जी। आप किसी स्टोन का किसी को ब्रेसलेट दिया तो उसमें सारे स्टोन्स लगे हुए हैं, वो उसके लिए फेवरेबल है नहीं है, तो उनको ऐसे ले लेना चाहिए या किसी गाइडेंस के बाद आप प्रोवाइड करते हैं? अ, अगर थेरापी के लिए क्रिस्टल थेरापी के लिए कोई आता है तो वो चेक कर कर हम गाइड कर कर देते हैं। और उसके चक्र चेकिंग होते हैं, जैसे हर एक चक्र के क्रिस्टल्स है और हर एक पर्पज के क्रिस्टल है, तो उसको हम उस तरह से गाइड करते हैं। जैसे हार्ट चक्र में कुछ इश्यू है तो उसके लिए जो ग्रीन एवेंचुराइन या रोज कोड आता है उसी को हम सजेस्ट करते हैं। राखी वगैरह है, ज्वेलरी वगैरह है, तो उसमें कोई कुछ लोग पर्पस से ले जाते हैं, कुछ लोग इसी तरह से उनको अच्छा लग रहा है, स्टोन है, तो उस तरह से ले जाते हैं। तो दोनों तरीके से चलता है, लेकिन पर्टिकुलर थेरापी के लिए कोई आता है तो उसको हम गाइड करते हैं। ओके, सो मतलब मगर अगर कोई बिना जैसे ज्वेलरी को देख करके लेडीज के माइंड में एक अपने आप से ही कनेक्शन बैठ जाता है कि हाँ ज्वेलरी है तो आई एम अट्रैक्ट होंगी ही होंगी, मुझे इयरिंग्स अच्छे लग रहे हैं, मेरी साड़ी के साथ मैच कर जाएंगे, पर्पल कलर के हैं, एमेथिस्ट मुझे दे दीजिए। तो क्या उन्हें ऐसे ले लेना चाहिए या फिर उसके लिए भी स्पेशली कुछ आप गाइड करते हैं कि क्यों पहने या ना पहने? आई पर्सनली बिलीव कि हर एक क्रिस्टल जो है उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ओके। अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए सही है, तो आपको जरूर लेना चाहिए। बट अगेन मैं एक एंगल से ये सोचती हूँ कि अगर कुछ चीज आपको अट्रैक्ट करती है तो इट मीन्स आपका सबकॉन्शियस या आपका माइंड आपको बता रहे कि ये आपके लिए है। तो उस हिसाब से जैसे हम टैरो में करते हैं कि अच्छा आपका मन ये चीज के लिए कर रहा है, ये कार्ड के लिए, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो उस तरह से क्रिस्टल्स भी हमको अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ओके। ऐसे काम हो सकता है। जी जी जी, क्योंकि आपकी ज्वेलरीज भी मैंने देखी हैं जो बहुत ब्यूटीफुल है, और मतलब बहुत बार ऐसा देख के ही मन करता है कि अपन ले लो, अच्छा लग रहा है। बट एक जी डाउट कहीं ना कहीं मन में ये हमेशा से रहता है कि ये क्रिस्टल या जो आप स्टोन दे रहे हैं वो सूटेबल है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है ये मेरा एस्ट्रोलॉजी का माइंड हो। इस वजह से जी मैं जी इतना जी। सोच रही हूँ, मगर जो नॉर्मल पर्सन है वो इतना नहीं सोचेगा, उसको एज ए ज्वेलरी, कलरफुल ज्वेलरी लगती है वो। राइट राइट, नहीं आपकी बात सही है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी परचेज करने आते हैं कि उनको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इस तरह जी से कॉम्बिनेशन बनाए हैं कि जो पर्पस वाइज हो। जैसे मनी का एक कॉम्बिनेशन है, रिलेशनशिप का एक कॉम्बिनेशन है, तो इसको आप एस्ट्रोलॉजी के स्टोन्स के जगह इस तरह से अगर देखें कि ये स्टोन अलग अलग पर्पस के लिए कॉम्बिनेशन है, तो उस हिसाब से क्लाइंट अगर बोलता है कि अच्छा मनी के पर्पस के लिए क्या कॉम्बिनेशन है, तो उसकी राखियां बनाई है या उसके ब्रेसलेट है, तो फिर वो कॉम्बिनेशन हम उनको सजेस्ट करते हैं। ओके। जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा, तो आप अपनी जो ज्वेलरीज हैं वो ऑनलाइन भी आपकी अवेलेबल है यस, किसी ऑनलाइन मीडियम पे या? अवेलेबल। ऑनलाइन ओके, मतलब क्योंकि फेसबुक हमारे पे पास अवेलेबल है। बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो कि बाहर हम्म, बहुत अलग अलग प्लेसेस से हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पे। तो अगर वो जी। आपसे जैसे ज्वेलरी का कलेक्शन देखना चाहें तो कोई लिंक आप उन्हें प्रोवाइड कर सकें? मेरे पर्सनल अकाउंट में हार्दी लुहार में भी देख सकते हैं, और मीरांशु अगेट, मेरा जो पर्टिकुलर क्रिस्टल का बिजनेस है दैट इज मीरांशु अगेट। मीरा, MEERA, मीरा, अंशु, NSHU, मीरांशु अगेट, AGATE। और हीलिंग वगैरह जानना चाहे तो रंग फाउंडेशन, RANG, रंग फाउंडेशन। ओके। राजीव जी हमें पूछ तो रहे हैं एनी क्रिस्टल फॉर मैन। नहीं, क्रिस्टल्स को हम मेल और फीमेल में डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जैसे कॉन्फिडेंस और विल पावर के लिए हमें कुछ चाहिए,
तो हम कह सकते हैं कि टाइगर आई लीजिए, लविंग और सूदिंग एनर्जी के लिए या लव एनर्जी को बढ़ाने के लिए या अपने सेल्फ लव को बढ़ाने के लिए चाहिए तो हम कह सकते हैं कि आप रोज गॉड को लीजिए। स्पिरिचुअल कनेक्शन और हीलिंग के लिए चाहिए तो आप एमेथिस्ट या क्लियर कॉर्ड्स को लीजिए। तो इस तरह से क्रिस्टल्स को हम डिवाइड करते हैं उसके पर्पस के हिसाब से। सुलभ जी का बीच में एक क्वेश्चन आया है कि बहुत यस। बार पहले की लाइफ में कुछ इस तरह के आर्ग्यूमेंट, हीटेड आर्ग्यूमेंट या स्ट्रेस की कंडीशन बनी है, तो उनको क्या आप हम्म। रिकमेंड करती हैं कि इस तरह की थेरेपीज जो आप हिप्नोसिस या ये प्रोवाइड करती हैं, ये उन्हें लेनी चाहिए? अगर रिकमेंडेशन की बात आए तो मैं जनरली पहले हर एक क्लाइंट अगर मुझे डायरेक्ट भी कोई कनेक्ट करता है तो मैं कहती हूँ कि पहले एक बार कंसल्टिंग की जाए जहां पे मैं पूरी इश्यू को सुनूं, क्या क्या चैलेंजेस है उसको समझूं और उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। ओके। तो जो कुछ भी इश्यू है स्ट्रेस वगैरह का, अभी अगर मुझे कुछ गाइड करना है तो मैं ये कहूंगी कि आप कुछ मेडिटेशन वगैरह ट्राई कीजिए और उस मेडिटेशन से आप अपने आप की हेल्प कर सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प ही चाहिए तो एक बार कंसल्ट करके मैं एग्जैक्ट गाइड करती हूँ कि आपको कौन सी थेरापी या कौन सी मॉडलिटीज के साथ जाना चाहिए। ओके। और यहाँ पे हमारे पास शिल्पी परिवेश जी का क्वेश्चन जुड़ रहा है। वो पूछ रहे हैं कि जैसे आपने बताया कि आप स्पेशल पर्पस के लिए ज्वेलरी डिजाइन करती हैं, ये फॉर लव के लिए, फॉर फाइनेंस के लिए, फॉर कॉन्फिडेंस के लिए, तो उन ज्वेलरीज को हमें हम्म। कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए कैरी करना होता है या रैंडम हम उसको पहन सकते हैं कि जब मन किया? अम, वो कितने टाइम, ओके, तो दोनों बात बता देती हूँ कि एक तो ये है कि आप रैंडम कैरी कर सकते हो, आप अपने हिसाब से कैरी कर सकते हो जब तक कि उसके कोई पर्पस के साथ आप नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आप कोई पर्पस के साथ कैरी कर रहे हो तो आप कम से कम 1-2 महीना 3 महीना कैरी करो तो आपको उसका डिफरेंस दिखने लगेगा। ओके। दूसरा, इसको एनर्जाइज किया जाता है हर एक क्रिस्टल को। तो आपका कोई पर्पस है पर्टिकुलर तो उसके लिए हम एनर्जाइज करके देते हैं, या आप खुद भी अगर रेकी या हीलिंग जानते हो तो आप खुद उसके लिए उस पर्पस के लिए एनर्जाइज करके पहनते हो। तो फिर उसके साथ आप तकरीबन 1-2 महीना पहनते हो तो वो एनर्जी भी आपके साथ काम करती है। तो इतने समय तक आप 2-3 महीना तक एटलीस्ट उसको कैरी करो, उसके बाद आप ऐसे ही भी कैरी कर सकते हो। तो एनर्जाइज आप जो करके देते हैं, वो एक जी। लिमिटेड पीरियड के लिए, जैसे आप बोले हैं 2 और 3 मंथ्स के लिए रहा, और स्टिल आई एम फीलिंग गुड विथ दिस ज्वेलरी, और मैं उसको आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो फिर मुझे उसके और ज्यादा उसको एनर्जाइज या दोबारा से डी एनर्जाइज एनर्जाइज नहीं, करवाना चाहिए, नया लेना चाहिए? अच्छा, मेरे पास एनर्जाइज करने के लिए आना ज़रूरी नहीं है उसके लिए। मैं 2-3 चीज़ें सजेस्ट करती हूँ, जिसके भी पास क्रिस्टल है, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। मैं देख रही हूँ जिन्होंने शायद मेरे से क्रिस्टल लिए हुए भी है। तो मैं उनको ये सजेस्ट कर देती हूँ कि एक तो आप वीक में एक बार उसको सॉल्ट वाटर से क्लीन कर दीजिए, क्योंकि क्रिस्टल जो ओके। है नेगेटिव एनर्जी वगैरह कई बार एब्सॉर्ब करते हैं। तो उसको सॉल्ट वाटर से क्लीन किया तो उसमें से जो नेगेटिव एनर्जी है वो वाटर के साथ चली जाएगी। दूसरा आप कर सकते हो कि फुल मून के दिन चांदनी में उसको रख दो ओपन में, जहां पे जो चंद्रमा है उसकी चांदनी आ रही है, तो वो मून लाइट में भी क्रिस्टल्स एनर्जाइज होते हैं। ओके। तो और एक चीज आप कर सकते हो कि जैसे कुछ क्रिस्टल्स ऐसे भी है जिसको आप धूप वगैरह से या फिर सनलाइट में भी एनर्जाइज कर सकते हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके हैं क्रिस्टल को एनर्जाइज करने के। तो जब कोई लेता है तो मैं उनको कहती हूँ कि ये आप फॉलो कर लेना, तो अपने आप से वो एनर्जाइज रहने लगेंगे। तो ये आप फॉलो जी कर जी। सकते हो। मूनलाइट वाला बहुत कॉमन और इजी रास्ता है। जी जी जी, ये तो काफी अच्छी बात बताई कि आपने बहुत सारे लोगों ने वैसे भी स्टोन्स के कुछ पहने हुए रहते हैं जनरली भी, क्योंकि उनको रिकमेंड रहता है किसी एस्ट्रोलॉजर की तरफ से, किसी हीलर की तरफ से वो स्टोन्स कैरी कर रहे हैं। मगर बहुत कम जी। लोग इस तरह से चीजें बताते हैं कि उनकी एक लिमिटेशन है, उनको चार्जिंग आपको करनी पड़ेगी, आपको क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी। बहुत सालों से हाथ में बस पहना हुआ है, बस वो कंटिन्यू कर रहा है। चलिए, ये जी। तो बहुत आपने काम की बात बताई हमारे व्यूअर्स के लिए। साथ में राजीव जी का एक क्वेश्चन और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास। वो बोल रहे हैं कि जनरली बोलते हैं कि ये स्टोन को आपको सिल्वर में पहनना है, इस आपको गोल्ड में पहनना है, तो ऐसा ही कंपलसरी है या ज्वेलरी जो आप डिजाइन करती हैं उसमें स्पेशल कोई मेटल की यूज नहीं होती है? मैं जो डिजाइन करती हूँ उसमें मैं मेटल यूज नहीं करती हूँ।
लेकिन जैसे हमें मेटल में यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल जो पोखराज है वो गोल्ड में पहनते हैं क्योंकि उसकी एनर्जी क्या है कि फायरी एनर्जी है। गोल्ड की जी एनर्जी भी फायरी है। उसके ऑपोजिट में जैसे सिल्वर है तो उसकी एनर्जी ठंडी है। ठीक है, वो फायरी नहीं है, वो शांत एनर्जी है, कामिंग और सूदिंग एनर्जी है। सिल्वर के साथ अगर हमें डालना है तो हम चंद्रमा का जो मोती है उसको डाल सकते हैं। तो अगर आप मेटल में, सिल्वर में या गोल्ड में करवाना चाहते हैं तो हम इतना फॉलो एक कॉमन सेंस से कर सकते हैं कि जो क्रिस्टल्स की एनर्जी फायरी है, क्रिस्टल में बात करें तो सिट्रिन हो गया तो वो येलो कलर का फायरी एनर्जी जी वगैरह या येलो मेटल यूज करना चाहिए। और उसके ऑपोजिट अगर कोई ठंडा क्रिस्टल है, कूलिंग और सूदिंग एनर्जी है तो उसमें सिल्वर का यूज करना चाहिए। जी 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 देखिए, आपसे बात करके 1 घंटे पर पता भी नहीं चला, समय कितनी जल्दी स्पीड से भागा है आज। और अभी भी बहुत सारे सवाल मन में रह गए हैं, और लोगों के भी मन में बहुत सारे सवाल रह गए हैं। बट हमारे पास थोड़ी लिमिटेशन है समय की कि हम इसको 1 घंटे से ऊपर नहीं ले जा सकते हैं। सो आपने जो इतना समय दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ आपको। और बिल्कुल मैं विश करती हूँ कि आप इसी तरह ऊंचाइयों को छूते रहें, सक्सेस आपको मिलती रहे। शायद हार्डी जी की वहाँ पे कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए हैं, यहाँ पे उनका वीडियो पॉज हो गया है हमारे साथ। टाइप कर सकते हैं। ओके, सो मैम का जो सेशन है वो बहुत ही अच्छा रहा। आज हमने बहुत सारी बातें जानी उनसे, पास्ट लाइफ को लेकर के, हिप्नोसिस को लेकर के, उनके क्रिस्टल्स के बारे में। तो एक बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन रहा, बहुत अच्छा सेशन रहा। उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ हमारी जो हमारे साथ आज की जो गेस्ट थी मिस हार्डी लोहार जी को। सो फ्रेंड्स, ये रहा आज का हमारा सेशन। हम यहीं पे आज संपन्न करते हैं, पूर्ण करते हैं। आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह आज आपने सहयोग किया है, इस जैसे आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, कल भी 11 बजे हमारा सानिध्य का अगला सेशन हो रहेगा, जिसमें हम आपको मिलवाएंगे इवेंट मैनेजर से। साथ में वो म्यूजिक और कोरियोग्राफी के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं। तो अमित भट्ट जी के साथ हमारा रहेगा कल 11 बजे का सेशन। सो बिल्कुल मैं आप सबको यहाँ इनवाइट करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच हार्डीज मैम आज के सेशन के लिए। बहुत ही अच्छा सेशन रहा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। गुड नाइट, बाय।